पावर को मिसयूज करते हैं आज के सिस्टम। खिदमत खुद के लिए या कौम के लिए? नहीं, कौम की खिदमत करने के लिए तो आना चाहिए, वही तो मकसद है, लेकिन यह मकसद फेल होके कुछ लोग खुद की खिदमत में पड़े हुए हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से लीज नहीं देते लोग। सामने का एक कॉम्प्लेक्स रहता, वो 10,000 किराया रहता, लेकिन इन्होंने 10 रुपये में किराया दिए रहते, 10 रुपीज़, फिर 100 रुपीज़, 500 रुपीज़। सेंट्रल मार्केट में 600 रुपये में किराया रहता वहाँ के, हालांकि 20,000 में भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता। जितना लूप होल है, अभी तक जितने चेयरमैन होंगे या मेंबर होंगे, इन लोगों ने काम सही से नहीं किया, उसी का ये नतीजा है। 100% किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूशन की, वक्फ प्रॉपर्टी की वो रखने का, डेवलप करने का मकसद क्या है, उससे जो रेवेन्यू आता उसको फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए यूज करने के लिए है। अच्छा, अब दूसरी एक चीज, अब जो लोग इस लैंड को, अपने लैंड को मरने के बाद दे देते हैं कि मेरे मरने के बाद ये दे देंगे, इनको भी सोचना चाहिए हम किन के हाथ में दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि आप किस लिए दे रहे हैं लैंड? लैंड तो आप इसीलिए देते हैं ना कि कौम की खिदमत हो। यहाँ तो इंडिविजुअल खिदमत हो रहा है। तो आपने एक बात कही कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पब्लिक के खिदमत के लिए, पब्लिक की है, तो पब्लिक को पता भी होना चाहिए कि आपके पूरे कर्नाटका में, हर स्टेट में, कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इनकम होता है, या किसको किसको फायदा दिया गया। कि बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग नहीं चाहते कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज हमारे साथ रज़ाक उस्ताद साहब हैं जो रायचूर से हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे हैं और बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, वेल कनेक्टेड है पॉलिटिकल फील्ड में। रज़ाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। रज़ाक साहब, आपके बुलाने का मकसद सिर्फ आज ये है कि हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। तो ये हम जानना चाहते हैं, और बहुत सारे जनता, जो लास्ट इंटरव्यू हुई थी उसमें लोगों ने कहा था ये जो बोर्ड है ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा आप ब्रीफ दें कि ये बोर्ड है क्या चीज़। कर्नाटका वक्फ बोर्ड एक वक्फ एक्ट 1995 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है, और ये बोर्ड को एक स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, चेयरमैन है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर सीईओ है। मतलब गवर्नमेंट के एक एक्ट के तहत एक वर्किंग करता है, उसके परफेक्ट एक्ट है उसके लिए, टू प्रोटेक्ट द वक्फ प्रॉपर्टी, to run the waqf institutions, to regulate the fund generated by the waqf institutions, ये सब मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड काम करता है। एंड वक्फ बोर्ड में जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहते हैं, चेयरमैन, मेंबर, सभी ये लोग डिफरेंट फील्ड से इलेक्ट होके आते हैं। वक्फ इंस्टीट्यूशंस के जो मुतवल्ली रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, ये लोग इनको वोट डाल के जिताते हैं। अलग अलग कैटेगरी है। असेंबली मेंबर्स में एक को वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, वन ऑफ द मुस्लिम एमएलए विल बी नॉमिनेटेड। एक स्टेट बार काउंसिल के मुस्लिम एडवोकेट को वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, और बाकी के मुतवल्ली के कोटा में इलेक्ट होते हैं, और गवर्नमेंट से 3 लोग नॉमिनेट भी होते हैं उसमें। अच्छा, थोड़ा शॉर्ट में ये बताइए कि मान लीजिए कि वहाँ का जो चेयरमैन है वो चेयरमैन कैसे बनता है, उनको कौन सेलेक्ट करता है? ये जितने मेंबर इलेक्ट होके आए रहते हैं और गवर्नमेंट से नॉमिनेट जो होते हैं, ये सब मिलके बैठ के एक चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं अपने। अच्छा, जो लोग अमंग द मेंबर्स। अच्छा, जो ये मेंबर को कौन सेलेक्ट करता है? मतलब मेंबर्स को वक्फ इंस्टीट्यूशन के जो मुतवल्ली रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, वो लोग इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। तो इसमें तो ये हो सकता है बहुत इजी से कि मैं अपने जानने वालों को साले मेंबर बना सकता हूँ। हाँ, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को मेंबर है होते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया है। जिस इंस्टीट्यूशन का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मोर देन 1 लाख है ईयरली इनकम, वो वैसे इंस्टीट्यूशन ऑडिट करा के, रिपोर्ट लगा के, अगर वक्फ बोर्ड को कंटिन्यूसली एवरी ईयर सबमिट करता है, तो वैसे लोगों को वक्फ बोर्ड में वोटर्स के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाता। एट द टाइम ऑफ वोटिंग वही लोग वोट कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे वक्फ इंस्टीट्यूशन है रेगुलर ऑडिटिंग नहीं करते। रेगुलर ऑडिटिंग नहीं करते, ऑडिट जो किया गया है वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, और बहुत सारे वक्फ इंस्टीट्यूशंस की जो बॉडी रहती है, मस्जिद हो, दरगाह हो, ये जो बॉडी रहती है वो रिन्यूअल नहीं होते। 3 साल की पीरियड रहता है, लेकिन वो 5 साल 10 साल रिन्यूअल नहीं होते। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को
एडमिनिस्ट्रेटर नॉमिनेट किया जाता है, तो तो ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा है। हाँ, तो ये रिन्यूअल नहीं हुआ है। ऐसे लोगों के पास ये पावर होता है जो कि मेंबर को इन्फ्लुएंस कर सकते हाँ, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हैं। और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब एक इंस्टीट्यूशन वक्फ इंस्टीट्यूशन है, तो वक्फ इंस्टीट्यूशन में मस्जिद है, दरगाह है, ऐसे ही जो जो भी इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी है। मस्जिद की भी प्रॉपर्टी है, दरगाह की भी प्रॉपर्टी है, जनरल इनाम लैंड है, वक्फ नोटिफाइड लैंड्स है, वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टीज है। ये सभी मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाया जाता है, उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। और उसकी एक कमेटी रहती है, कमेटी को चेयरमैन मेंबर सभी रहते। अमंग दी पीपल ऑफ दैट लोकल एरिया एक को इलेक्ट करके चेयरमैन बनाते हैं, थोड़े मेंबर्स बन जाते हैं, सेक्रेटरी, ये सब रहते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकली कनेक्ट रहते हैं, लेकिन इनका मकसद वो कमेटी बनाने का है कि वक्फ इंस्टीट्यूशन की खिदमत करने के लिए ये लोग आते हैं। खिदमत के नाम पे आते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह लोग पावर को मिसयूज करते हैं आज के सिस्टम। खिदमत खुद के लिए या कौम के लिए? नहीं, कौम की खिदमत करने के लिए तो आना चाहिए, वही तो मकसद है। लेकिन यह मकसद फेल होके कुछ लोग खुद की खिदमत में पड़े हुए हैं। इनाम आपने कहा इनाम लैंड, तो ये बताइए कि जो जहाँ मज़ार था, ठीक है ना, तो वहाँ के जो लोग देख रेख करते थे, उसी को देख रेख करने के लिए उस वक्त की जो हुकूमत थी या राजा होगा, उन्होंने ये लैंड दिया लोगों को। तो जब ये लैंड दिया तो ये तो मालिक नहीं हुए होंगे ना, ये सिर्फ देख रेख के लिए है, मालिक नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे ये जो लैंड को गिफ्ट दिया गया, ये लोग बेच चुके हैं। नहीं, वो क्या है, राजा महाराजा के ज़माने में वक्फ इंस्टीट्यूशन को दरगाह मंदिरों को भी दिया गया है, चर्चों को भी दिया गया है। मंदिरों में वहाँ के जो स्वामी रहते हैं उसको दिया गया है। दरगाहों में जो मुतवल्ली रहते हैं, शहजादे रहते हैं, उन लोगों के लिए दरगाह की खिदमत करने के लिए जो मुतवल्ली रहते हैं, उनके फैमिली चलाने के लिए जो जो सोर्स होना, उसके लिए उनको 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ऐसा वो दरगाह की जो सर्विस के हिसाब से अलग अलग लैंड उनको दिया गया है, लेकिन उनके नाम पे नहीं है। इट इज कॉल्ड इनाम लैंड। तो अभी आज मुतवल्ली हम है तो हमारी इनाम लैंड, अगर मैं मुतवल्ली चेंज हो गया तो कोई और आ गए तो उनकी इनाम लैंड हो। तो जो सर्विस करते हैं उनके लिए दिया गया था। ये 1955 में इनाम अबॉलिशन एक्ट बन गया। तो जो एक्सेस लैंड है वो सब वापस गवर्नमेंट को लेने का एक इनाम अबॉलिशन एक्ट आ गया। उसमें बहुत सारी ज़मीन, क्योंकि वक्फ गैजेट नोटिफाइड है लेकिन इनाम लैंड है, तो वक्फ वाले उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। 1974 में टेनेंट एक्ट आ गया, लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर। टेनेंट एक्ट में अब वो एग्रीकल्चर लैंड है, इनाम लैंड है, तो वो जो मुतवल्ली रहते हैं वही तो एग्रीकल्चरिस्ट है। उन्होंने टेनेंट एक्ट में वो जमीन अपने नाम पे कर लेना चाहिए था, नहीं करी। या वक्फ बोर्ड भी क्लेम नहीं करे उस टाइम पे। इस वजह से बहुत सारी लैंड इनाम अबॉलिशन एक्ट में गवर्नमेंट को चले गई। गवर्नमेंट वाले उस एक्सेस लैंड को लोगों में जो लैंडलेस पीपल है उनके इसमें तकसीम कर दिए वो लैंड को। तो ये जो बोर्ड, ये एक है जी। दूसरा हिस्सा जो है, थोड़े इनामदार कुछ पैसों के लिए इनाम लैंड बेच डाले हैं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1997 में, वक्फ लैंड, वक्फ प्रॉपर्टी, वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ बोल के। इट कैनॉट बी सेल, इट कैनॉट बी मॉर्गेज, इट कैनॉट बी लीज आउट इलीगली। लीज करने के लिए भी एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर एक्ट में है, उसके हिसाब से ही लीज करना है। वो लोग ऐसा किसी को बुलाए प्रॉपर्टी ले, वो ऐसा लीज नहीं कर सकते, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे। तो ये बताइए, ये बोर्ड किस साल में बना था? 1995 में बना। तो जब लोग वहाँ सेलेक्ट करके आए और जो लोगों की प्रॉपर्टी आने लगी, ये तो डेफिनेटली ये जितना लूप होल है, अभी तक जितने चेयरमैन होंगे या मेंबर होंगे, इन लोगों ने काम सही से नहीं किया, उसी का ये नतीजा है 100%। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कौन थे, वो लिस्ट आपको देखना पड़ेगा कौन लोग, लेकिन जितने लोग बैठे हैं, अगर उनसे पूछा जाए आपने क्या किया था, तो लोग पास ऑन करते हैं कि नहीं इसने नहीं, इसने नहीं, इसने। और जो नए लीडर आते हैं वो क्या करते हैं कि आपके नाम पे फिर से हल्ला करते हैं कि आपके टाइम में ये हुआ, ये हुआ। वो 4 सीढ़ी इस वक्फ बोर्ड के नाम पे ऊपर चढ़ जाते हैं। जब ऊपर चढ़ गए तो फिर से भूल गए, फिर एक नया। तो एक ये जो
कहानी है वक्फ बोर्ड की, आप देखेंगे अभी पिटीशन में भी दिया गया है, लोगों ने हमेशा इसको एक मुद्दा बनाते हैं अपने को ऊपर लाने के लिए, लेकिन एंड में जनता पीसती है। अच्छा, अब दूसरी एक चीज़, अब जो लोग इस लैंड को, अपने लैंड को मरने के बाद दे देते हैं कि मेरे मरने के बाद ये दे देंगे, इनको भी सोचना चाहिए हम किन के हाथ में दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि आप किस लिए दे रहे हैं लैंड? लैंड तो आप इसीलिए देते हैं ना कि कौम की खिदमत हो, यहाँ तो इंडिविजुअल खिदमत हो रहा है। नहीं, वक्फ जो मकसद है, लीज, ये वक्फ करने की प्रॉपर्टी, एक बार वक्फ में नोटिफाई हो गया तो इट इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब कौम की प्रॉपर्टी हो जाती है। वो उसको बेचने नहीं आता, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या है, किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूशन की वक्फ प्रॉपर्टी की वो रखने का, डेवलप करने का मकसद क्या है, उससे जो रेवेन्यू आता उसको फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए यूज़ करने के लिए है। किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूशन में क्या है, 7% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ए ईयर, एक साल में जितना इनकम आता उसमें से 7% वक्फ बोर्ड को देना, बाकी का 93% वक्फ इंस्टीट्यूशन मेंटेन करने के लिए, रिमेनिंग जो वो मेंटेन करने के बाद भी जो बच जाता है वो कौम के खिदमत के लिए आप किसी भी इसके लिए यूज़ कर, आप बच्चों को स्कॉलरशिप दो, गरीब बच्चों को एडमिशन कराओ, हॉस्पिटल के फीस करो, हॉस्टल बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, आप क्या भी कर सकते हैं कौम के बच्चों के लिए, कौम के गरीबों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आप ये अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी इनकम एक वक्फ प्रॉपर्टी से आ रहा, पूरा इनकम वक्फ बोर्ड को तो नहीं देते, 7%, ओनली 7% देते हैं। ये जो रेंट आता है या लीज आता है, उसको प्रॉपर मैनेज करके अगर ऑडिटिंग कर दिए तो वो जो पैसा बचता है, और स्पेशली बहुत बड़ा ये क्या है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से लीज नहीं देते लोग। सामने का एक कॉम्प्लेक्स रहता, वो 10,000 किराया रहता, लेकिन इन्होंने 10 रुपये में किराया दिए रहते, 10 रुपीज़, फिर 100 रुपीज़, 500 रुपीज़। सेंट्रल मार्केट में 600 रुपये में किराया रहता वहाँ के, हालांकि 20,000 में भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता। इस पर एक चीज़ पूछ लूँ आपसे, फिर आगे जाएंगे, कि ये बताइए, जैसे आपने कहा रेंट की बात है, तो मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड को पता चला कि इस जगह पे एक दुकान खाली है, वो लोगों को इन्फॉर्म कैसे करती है? नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड मतलब वो वक्फ मस्जिद, हाँ, मस्जिद कैसे दरगाह, वो दरगाह? लोग, उनको एक प्रोसीजर है। हम्म, अगर मस्जिद है तो मस्जिद के गेट पर पोस्टर लगा दे, मस्जिद में अनाउंस करे, क्योंकि वही मोहल्ले के लोगों को काम आना, तो वहीं पे पोस्टर लगा के एप्लीकेशन कॉल करके, एक प्रोसीजर है, मिनिमम रेंट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू का 2.5% जो वैल्यू होता, ईयरली रेंट फिक्स करना बल्कि एक रूल है। तो समझो कि ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू मतलब सब रजिस्टर वैल्यू जो रहता एक 10 करोड़ है, तो उसमें 2.5 करोड़ मतलब 25 लाख पर ईयर रेंट पे देना, तो मिनिमम वैल्यू। अगर कंपटीशन होगा तो उससे भी ज़्यादा भी आप करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वक्फ इंस्टीट्यूशन में ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। कोई लोग 600 में देते, कोई लोग 1000 में, कैसा दिल बोले तो मान लीजिए ये लीज जो पे दे देते मस्जिद हैं। है, ये अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, तो क्या इसके ऊपर बोर्ड निगरानी करती है? सुपरसीड करने का पावर है बोर्ड को, वो मस्जिद को सुपरसीड करके, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरसीड करके वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने का पावर बोर्ड को है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ज़्यादा पावर नहीं है, हर पावर पूरा लाइज विद दी स्टेट बोर्ड ऑफिस। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो ही इज जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, वहाँ पे जो एप्लीकेशन आते हैं वो फॉरवर्ड करो, जहाँ से जो आता है उनको फॉरवर्ड करो, इतना ही पावर दिया है। मैं ही बोलता हूँ कि उनको एक जुडिशियल पावर देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, क्योंकि लाखों की प्रॉपर्टी कर्नाटक में है, ये पूरी प्रॉपर्टी तो यहाँ का एक सीईओ बैठ के नहीं देख सकता। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तुम अपॉइंट करे, ही द गवर्नमेंट ऑफिसर, तुम उसको जुडिशियल पावर दो कि एविक्शन करने का, जो यहाँ पे एक ये चलता, ट्रायल चलता, जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स है, जो मिसयूज हो गया है, उसको कोर्ट के जैसा यहाँ पे ट्रायल चलाते, एक ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे वो कोर्ट चलाने का पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल में दे देना चाहिए। अभी देखो तहसीलदार को कोर्ट चलाने का पावर है, असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, रीजनल कमिश्नर को, तो एवरी स्टेज में चांसेस है।
ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, वक्फ ऑफिसर जो है, उसको भी जुडिशियल पावर दिया जाए कि वो लीगल डिसीजन ले, तो तब ये सब कट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता, अभी एक मस्जिद में कुछ गफला हो गया तो हमारे जैसे लोग कंप्लेंट देना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दो या स्टेट ऑफिसर को दो, वो ऐसे हजारों के कंप्लेंट्स यहाँ के पड़ जाते हैं, तो ये लोग नहीं देखते। तो डिस्ट्रिक्ट इज ए लिमिटेड एरिया, वहाँ पे वो ऑफिसर कर सकता है, तो प्रॉपर्टी मिसयूज होने का चांसेस कम हो जाता है। हाँ, तो वही मैं बोला कि जो आपने कहा कि 10,000 का रेंट है, ये 600, 500, हाँ 1,000 रुपये में दे देते हैं। तो यहाँ अगर आप मॉनिटर नहीं करते हैं तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले को दे दूँ कम में। हाँ दे देते, यही दे रहे। हम्म। ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ वक्फ ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को एक पावर ऐसा होना चाहिए कि हर इंस्टीट्यूशन को उनकी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को वेरीफाई करने का पावर होना चाहिए। यहाँ क्या है, कमिटी है, कमिटी जो डिसाइड करती वही फाइनल, ऐसा नहीं रहना। कमिटी को रूल्स फॉलो करना चाहिए, जो कमिटी रूल्स फॉलो नहीं करती उसको वेरीफाई करके एक्शन लेने का पावर, कमिटी के ऊपर एक्शन लेने का पावर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देना चाहिए, ना कि या स्टेट में है पावर नहीं, स्टेट ऑफिसर के पास वो पावर है, सीईओ के पास है, एडिशनल सीईओ है, उनका कोर्ट है, ट्रायल है, चेयरमैन है, मेंबर्स है, ये सभी लोग हैं, लेकिन सेंट्रलाइज नहीं रहना पावर, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो आपने एक बात कही कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पब्लिक के खिदमत के लिए, पब्लिक की है, तो पब्लिक को पता भी होना चाहिए कि आपके पूरे कर्नाटका में या हर स्टेट में कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इनकम होता है, या किसको किसको फ़ायदा दिया गया। क्या ऐसा कोई पोर्टल इनके पास है या ऐसा कोई डिटेल है जो हर महीने अपडेट किया जाए? अपडेट नहीं करते, लेकिन वो स्टेट वक्फ बोर्ड वेबसाइट में, कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड वेबसाइट है, वो वेबसाइट में कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट की, हर तालुक का प्रॉपर्टी लिस्ट अवेलेबल है। आप उसको चेक कर सकते हैं, हर एक तालुक की। लिंगसूर अभी अभी आनेकल तालुक है, आनेकल तालुक में कितनी प्रॉपर्टी है एक लिस्ट है, आप उसको चेक करो, आपके आसपास में क्या है और आप देखो। तो वहाँ की जो यूथ्स रहते हैं वो लोग वो प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें, देखें ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, नहीं है तो कहाँ गई, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, आप कंप्लेंट डालो या कोर्ट में केस डालो, कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल में केस डालो। इलीगल कोई ऑक्यूपेंट्स रहे तो एविक्शन करने के लिए सेक्शन 54 में वक्फ एक्ट में प्रोविजन है, तो उसको यहाँ बोर्ड में, कोर्ट में डाले तो वो कोर्ट में डिसीजन एविक्शन के लिए आर्डर हो जाता। तो असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन में पावर है कि एविक्शन कराने का, पुलिस को लेके, तहसीलदार को लेके एविक्शन कराने का पावर असिस्टेंट कमिश्नर को है। ये सब सिस्टम है, सिस्टम को अगर हम समझे नहीं तो क्या भी नहीं कर सकते। तो ये बताइए कि वक्फ बोर्ड अगर चाहे, लोकल जो मस्जिद है जो वक्फ बोर्ड की नहीं है, जो प्राइवेट है या किसी का बनाया हुआ है, उन लोगों की मदद नहीं ली जा सकती? उन लोगों को बताया नहीं जा सकता कि आप लोगों को एजुकेट कीजिए, आपके एरिया में ये प्रॉपर्टी है? नहीं, अगर वक्फ के अगर वो मस्जिद वक्फ नहीं है तो उसमें ये लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं रहता। क्योंकि कौम की इफ इट खिदमत इज की बात हो रही वंस, है। इफ इट इज वंस वक्फ, हाँ, नहीं मैं बोला अवेयरनेस की बात, मतलब अवेयरनेस आप बोर्ड लगाओ और ये नोटिस दो, ऐलान कराओ कि भाई देखो आपके यहाँ मोहल्ले बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग नहीं चाहते कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन जाए। ये लोग उनके मस्जिदों में क्या पोस्टर लगाते हैं कि यहाँ जलसा है, यहाँ पे ये मौलाना आने वाले हैं, यहाँ जलसा होने वाला है, ये है, ये ऐसे ही पोस्टर लगाते हैं। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में, कहीं भी गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में कहीं भी पोस्टर नहीं लगाते, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, किसी को कोई पता नहीं चलता, बताते भी नहीं। हाँ, पता भी नहीं चलता। आप देखिए कन्नड़ा पेपर में एक छोटा ऐड डालेंगे, कभी उर्दू पेपर में डालते हैं, एक कॉलम में आता है, चला जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है ये ऑफर आया था एजुकेशन के लिए, और वो फंड मिसयूज होता है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है वो मस्जिद भी जो कि इस वो बोर्ड से कनेक्टेड नहीं है कि भाई हम एक इनिशिएटिव लें और इस चीज़ों को लोगों के सामने रखा जाए? 100% जिम्मेदारी है। और मस्जिदों का मकसद क्या है, कौम की खिदमत करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले हुआ है ऐसे। इट इज़ ए प्लेस ऑफ वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वो ख़त्म हो गया अभी। तो मस्जिद है, सिर्फ नमाज पढ़ते हम चले जाते हैं, मस्जिद के बाहर आने के बाद फिर हम दुनिया में चले जाते हैं, ये कोई
किसी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस नहीं करते, जब प्रॉब्लम आता तभी डिस्कस करते हैं। रज़ाक से एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि आप पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आप किसी का नाम लें, लेकिन आप बताइए कि इस मामले में आप बहुत सारे एमएलए से या एमपी से मिले होंगे। क्या हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, कोशिश करेंगे तो कुछ फायदा, क्योंकि हम पूरा कर्नाटक सुधारने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो नहीं होता। नहीं, आपके एरिया में केस नहीं। टू केस, हाँ, यस, अगर वी आपके हैव सॉल्व्ड मेनी केसेस। हुँ, हम ये है वक्फ एक्ट में एमएलए के पास कोई काम नहीं रहता, हुँ, हम उनके पास जाने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर रहता, स्टेट वक्फ ऑफिसर रहता, सीईओ रहते हैं, और वक्फ काउंसिल है, वक्फ हमारे चेयरमैन रहते हैं, मेंबर रहते हैं। इनके पास हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। दर्ज करने के बाद वो लोग इंक्वायरी फिक्स करते हैं। इंक्वायरी होने के बाद कोई ना कोई आर्डर आ जाता है, लेकिन फॉलोअप करना चाहिए उसको। हुँ। ऐसे बहुत सारे हुए हैं हमका। तो एक हमारे अगर पास एक मस्जिद थी जी, रायचूर में, तो 15 साल से वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर था। हुँ, वक्फ मस्जिद कमेटी बनाई थी, बनाने नहीं दिए, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, बनाने नहीं दिए। तो मैं लास्ट ईयर 2018-19 में 18 में आके मैं वक्फ सीईओ को कंप्लेंट, एडमिनिस्ट्रेटर को कंप्लेंट दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटर इमीडिएटली एक मिड टर्म एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बताया। तो जो ऑफिसर अपॉइंट हुए थे वहाँ पे, उन्होंने क्या कि प्रॉपर्टी कितनी है चेक करे, उनका रेंट क्या है, कब रिन्यूअल हुआ, पूरा चेक करे। तो वो पता चला कि वो रिन्यूअल हुआ ही नहीं, प्रॉपर्टी लीज पे है लेकिन रिन्यूअल नहीं हुआ। हुँ, तो इन्होंने नए एक्ट के हिसाब से रिन्यूअल के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ के लोकल भी बहुत अपोज हुआ, सिस्टम भी सपोर्ट नहीं करा, लेकिन हम लोग सपोर्ट करें। तो एट लास्ट क्या हो गया कि जिस मस्जिद की प्रॉपर्टी से रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू 1,70,000 था, आज 7 लाख हो गया। हुँ, तो नए लीज रूल्स के हिसाब से लीज फिक्स कर दिए गए, रहना तो रहे, नहीं तो चले जाओ, ऐसा उनको वार्निंग दिया गया। तो वो सिस्टम के अंदर आ गए। अभी इलेक्शन का एक लिस्ट बना दिए, वोटर का लिस्ट बनाए, तो शार्टली इलेक्शन कंडक्ट करते, तो फिर एक कमेटी बन जाती, तो एक सिस्टम बन गया। ऐसा हर मस्जिद के लिए, हर दरगाह के लिए जहाँ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हम स्टेट बोर्ड के लिए, बोर्ड को लाने की कोशिश करना चाहिए। हम आते नहीं, लड़ेंगे तो वहीं मस्जिद के काम इसमें लड़ेंगे, लड़ेंगे तो वहीं पे कोशिश करेंगे, बात करेंगे, लेकिन काम नहीं करते।